मेलापुर गांव एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। ठंड की कहर आ चुकी थी। ठंड से सभी गांव वाले अपने अपने घर के अंदर छिप चुके थे। तेज हवा और मौसम खराब होने के कारण गांव का एक भी आदमी गांव में नहीं दिखाई दे रहा था। जिनका छोटा मोटा धंधा था सब कुछ ठप हो चुका था। सभी लोग इस ठंड के वजह से बाहर निकलने में भी कतराते थे। उस गांव का सेठ बहुत ही बदमाश और घमंडी किस्म का इंसान था। गांव वालों को चैन से देख उसे अच्छा नहीं लगता। गांव वाले आपस में ये बातें कर रहे थे कि अब सेठ का पैसा कैसे दिलाएगा जो हमसे वो ज़बरदस्ती हर सप्ताह में ले जाया करता है। उस डर से वो लोग उतनी तेज हवा और ठंड में भी अपने घर से बाहर निकलते और अपने दुकान के पास बैठते। लेकिन जो ग्राहक उनके दुकान पे गर्मियों में आया करते थे और भीड़ लगा रहती थी, अब वही ग्राहक सब ठंड की वजह से अपने अपने घर में जा छिपे थे। सबके दुकान पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई दुकान पे आता भी तो सिर्फ आसपास का पता पूछने, ना कि सामान खरीदने, जिससे कि दुकानदार भी परेशान हो चुके थे। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूमते रहती थी कि कैसे वो सेठ जी की पैसे देंगे। एक दिन गोमती परेशान होके गौरी के पास जाती। गोमती परेशानी से कहती, गौरी गौरी देखना, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मेरी मदद कर। गौरी उसे समझाती और कहती, देख गोमती, तू परेशान मत हो। बच्चे हैं, ठंड में इधर उधर खेलने चले गए होंगे, इसलिए उन्हें ठंड लग चुकी होगी। तू परेशान मत हो, हम लोग उसका कोई उपाय करते हैं। गौरी और गोमती आश्रम पर जाती। इधर गांव की कुछ औरत अपने पति के साथ सेठ के यहाँ जाती और कहती, सेठ जी हमारा हफ्ता माफ़ कर दो, इस बार उतनी अच्छी कमाई नहीं हुई है। हमारे गांव की गोमती की बच्ची की तबीयत भी खराब है, ना जाने अब वो बचेगी भी या नहीं। सेठ कोई जवाब नहीं देता। वो दोनों समझ जाते हैं कि यह हफ्ता माफ़ नहीं करेगा। परेशान होकर वो लोग आश्रम पर जाते हैं। आश्रम पर गुरुदेव सभी गांव वालों को समझा रहे थे और हिम्मत दे रहे थे। दूर से ये बातें सुन के पहले तो गोमती समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन गुरुदेव से अपने पति की बात करते हुए सुन वो चकित रह जाती। उसका पति कहता, हे गुरुदेव, अब आप बताएं कि मैं अपनी पत्नी की ये बात कैसे बताऊं और अपनी बच्ची का पार्थिव शरीर कहाँ लेके जाऊं इतनी ठंड में। ये बात सुन गोमती टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसकी एक लौती बेटी ही थी। उसे सेठ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जो पैसा उन लोगों ने कंबल खरीदने के लिए रखा था, सेठ ज़बरदस्ती हफ्ते के रूप में वो लेके चला गया था। लाख विनती करने के बाद भी वो पैसा सेठ ने नहीं छोड़ा। गांव वाले अब सेठ पे बहुत गुस्सा हो गए। जैसे तैसे करके गांव वाले गोमती की बेटी को खेत में ले जाके ही दफना देते हैं और उसके पति को हिम्मत देते हैं। भाई हिम्मत रख तू, तेरी एक बेटी नहीं, अब गांव की सारी बच्चियां तेरी हैं। हम सब तेरे साथ बुढ़ापे तक रहेंगे और अब ये सेठ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी लोग बच्ची के मरने के बाद एकजुट हो जाते और खेत में दिन रात मेहनत करने लगते। खेत में सेठ के पिता आते और उन लोगों से हफ्ता मांगते, क्योंकि वो लोग पिछले 2 दिन से बच्ची की अंतिम संस्कार करने के लिए ही व्यस्त थे। इसलिए वो लोग सेठ को दिखाई नहीं दिए थे। गांव वाले बहसबाजी करना शुरू कर देते हैं। सेठ के पिता को वो लोग कहते हैं,
देखो बड़े सेठ जी, अब आप यहाँ से चले जाएं। हम लोग आपका कोई कर्ज खा के नहीं बैठे हैं जो हम लोग आपको पैसा देंगे। ये हमारी मेहनत की कमाई है और अब हम एक चरन्नी भी आपको नहीं देने वाले हैं। आप यहाँ से निकल जाएं। सेठ के पिता बहुत गुस्से में उन लोगों को आंखें दिखाने की कोशिश करता, लेकिन गांव वाले अब डरने से बिल्कुल मना कर देते हैं और वो लोग खेत में लगातार मेहनत करके अपना पद आगे बढ़ाना चाहते थे। इधर सेठ और सेठानी बातें कर रहे थे। इन गाँव वालों में इतनी हिम्मत अचानक कहाँ से आ गई? अब तो हमारा कोई भी काम नहीं बनेगा। घर बैठे हम लोग इनसे ज़बरदस्ती का हफ्ता वसूल करते थे और जिससे कि हमारा घर अच्छे खासे चल दिया करता था। अब तो इनमें हिम्मत आ गई है, इनका अक्ल ठिकाने पर लाने होगा। वो लोग गोमती की बेटी की मौत के बारे में गांव वालों से जाके पूछने का नाटक करने वाले थे। तभी ये सारी बातें वो लोग बैठ के बाहर बात कर रहे थे, जिसके कारण सेठ को ठंड लग जाती और वो लोग समझ नहीं पाते। इधर गांव वाले अपना फिर से छोटा मोटा धंधा शुरू कर देते हैं ताकि उनका गुजर बसर हो सके। अब गांव वाले एकजुट हो चुके थे ताकि उन्हें सेठ डरा या धमका ना सके। इधर एक दिन परेशान होके सेठ की पत्नी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। तभी एक बूढ़ी अम्मा वहाँ जाती और कहती, बेटा एक दुखद खबर है, तुम्हारे पति की आखिरी सांसें चल रही है, वो बड़े हॉस्पिटल में भर्ती है। ये बात सुन सेठानी दौड़ते हुए घर के अंदर जाती और फ़ोन लगा के पता करती। रामचंद की बेटी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी उसे सेठ के घर पे बुलाया जाता। सेठ का ड्राइवर उससे बातें करता और कहता, देखो रामचंद भाई, तुम्हारी बेटी की मृत्यु हो चुकी है, मैं समझता हूँ, लेकिन सेठ जी की भी हालत बहुत ख़राब है। तुम गांव वालों को समझाओगे तो वो उन्हें खून देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़रूरी है और हमें खून मिल नहीं रहा है। रोते हुए रामचंद कहता, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ। मैं उस सेठ की मदद करने के लिए तैयार हूँ। सभी गांव वाले आपस में बात करते और कहते हैं, हमें सेठ की मदद करनी चाहिए, वरना उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। गांव वाले जाके अपना ब्लड जांच कराते हैं और एक का खून मिल जाता है, जिससे कि वो लोग सेठ को दे देते हैं। सेठ बच जाते हैं। अगले दिन सेठ गांव वालों को अपने पास बुलाते हैं और उन सब से बातें करते हैं और बहुत शर्मिंदगी से नज़र झुका के उन सब से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो तुम्हारी बेटी को वापस ला नहीं सकता, लेकिन अब इतना कर सकता हूँ कि तुम लोगों के घर में किसी को भी ठंड ना लगे। राशन के सामान के साथ ओढ़ने के लिए कंबल भी सारे गांव वालों को सेठ दान में देते हैं और उन सब के साथ बैठ के अपने घर के पास भोजन करते हैं ताकि अब उन लोगों को पराया महसूस ना हो। सेठ वादा करते हैं कि आज से सभी गांव वाले मेरे ही परिवार के सदस्य हैं। अब कोई भी मौसम हो, ठंड हो, बरसात हो या गर्मी हो, तुम सबको घबराने की ज़रूरत नहीं। किसी चीज़ की कमी तुम लोगों को नहीं होगी और धीरे धीरे कर उस गांव का विकास हो जाता। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।